दोस्तों स्वागत है आपका A to Z अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे सीएमए डाटा के बारे में। सीएमए डाटा क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसको बनाते कैसे हैं और इसकी आवश्यकता हमें कहाँ पे पड़ती है। तो दोस्तों सीएमए डाटा के बारे में अगर हम बात करें तो सीएमए डाटा एक बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाता है। एक बिजनेस की पिछले सालों में उसने क्या क्या प्रॉफिट्स कमाए हैं, कहाँ कहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट में कर रखा है बिजनेस के अंदर, और फ्यूचर में वो क्या करने वाला है, यानी फ्यूचर में कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा, कितने प्रॉफिट जनरेट करेगा और उस जो प्रॉफिट आएंगे उसको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, स्टॉक में, डेटर्स में, फिक्स एसेट में या नए प्रोजेक्ट्स में, कहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो ये सब हम एक सीएमए डाटा के अंदर देखते हैं। तो एक्चुअली जब भी आप किसी बैंक के पास जाते हो, यानी कि आपका कोई बिजनेस है और आप बैंक के पास जाते हो कोई लोन लेने, अब लोन आपके दो तरह के होते हैं नॉर्मली, वर्किंग कैपिटल लोन यानी शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन, इन जो आपको नए प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होता है। तो जब भी आप चाहे शॉर्ट टर्म लोन के लिए बैंक के पास जाएं या फिर लॉन्ग टर्म लोन के लिए बैंक के पास जाएं, तो बैंक आपसे सबसे पहले आपसे सीएमए डाटा मांगेगा कि आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की, और फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो तो आप मेरे को दीजिए। इसलिए वहाँ पे आपको एक तरह से सीएमए डाटा की जरूरत पड़ती है। सीएमए डाटा के सबसे पहले पार्ट्स की हम बात करें उसमें होता है एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड फंड लिमिट्स। तो ये मैं यहाँ पे अभी आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ, आगे हम इसकी पूरी डिटेल में हम इसके बारे में देखेंगे। तो सीएमए डाटा का सबसे पहला पार्ट होता है एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड फंड लिमिट। दूसरे नंबर पे आता है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। फिर तीसरे नंबर पे आता है एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। फिर फोर्थ नंबर पे आता है कंप्लीटिंग स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड फिर रेशो एनालिसिस। तो अभी हम इन सभी पार्ट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट की बात करते हैं तो उसमें आता है एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड लोन लिमिट। एग्जिस्टिंग यानी कि आपने बिजनेस के लिए जो पहले से लोन ले रखे हैं, यानी जो आपकी लिमिट्स हैं, तो वो क्या है, और प्रपोज्ड यानी अब क्या बैंक से मांगने जा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली नॉर्मली केस में सीएमए डाटा तभी बनता है जब आपको नए लोन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म। तो बैंक आपसे पूछता है कि आप मेरे को बताइए कि आपके करंट में क्या लोन्स हैं, कितनी लिमिट्स हैं, क्या उसके आउटस्टैंडिंग है, और आप हमसे क्या चाहते हैं, कितना लोन चाहते हैं, फ्यूचर में क्या आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। तो वो सब हम इस एग्जिस्टिंग या प्रपोज्ड लोन लिमिट में दिखाते हैं। एक्चुअली जब भी हम इसको एक तरह से हम कवरिंग लेटर ही बोलते हैं। इसके अंदर जब हम कवरिंग लेटर बनाते हैं तो उसके अंदर हम अपनी एग्जिस्टिंग या प्रपोज्ड लिमिट को दिखाते हैं, और साथ में अपनी जो बिजनेस के हमारे जो मेन हाइलाइट्स होते हैं, जो पॉजिटिव हाइलाइट्स होते हैं, हमें वहाँ पे दिखाना होता है। सपोज करो कि आपकी सेल लास्ट ईयर से 50% मतलब 50% ग्रो हुई है, 25% ग्रो हुई है, वो हम स्पेशल वहाँ पे हाइलाइट्स दिखाते हैं। कंपनी के प्रॉफिट लास्ट ईयर से कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं, ईबिटा कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, और कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, यानी कि इक्विटी क्या है, उसकी जो करंट रेशियोज हैं वो अच्छी से हैं, तो वो हम वहाँ पे सारे जब हम कवरिंग लेटर बनाते हैं तो वहाँ पे उसे हाईलाइट्स कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। तो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट एक्चुअली एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम उसे बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नॉर्मली दिखा देते हैं कि हमारी सेल कितनी है, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग, एडमिन, ये सब कितने हैं, और लास्ट में हम प्रॉफिट दिखा देते हैं। बट ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के अंदर हम इसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वहाँ पे सेल दिखाएंगे, डोमेस्टिक कितनी है और एक्सपोर्ट कितना है, उसके बाद अदर इनकम कितने हैं, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर हम वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिखाएंगे, उसके बाद हम ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसमें से एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस निकाल देंगे, तो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट, फिर ऐसे करके हम वहाँ पे पीबीटी निकालते हैं, फिर जो हमारा अपना नेट प्रॉफिट आएगा, और फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट में से कितना हमने रिटेन किया बिजनेस के लिए और कितना उसको डिविडेंड एज ए शेयर होल्डर्स को पेड कर दिए, ये सब हम अपने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में दिखाते हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ऑपरेटिंग स्टेटमेंट एक्चुअली दिखती कैसी है। दोस्तों ये हमारी होती है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। एक्चुअली इसमें मैंने दिखाया है इस फॉर्मेट के अंदर 2 साल का ऑडिटेड बैलेंस शीट और करंट ईयर की एस्टिमेटेड और 5 साल की प्रोजेक्टेड। जब भी आप सीएमए डाटा बनाते हो उसकी प्रोजेक्शंस आपको कितने साल की दिखानी है, ये आपके मेनली आपके लोन के ऊपर डिपेंड करते हैं। कम से कम 3 साल की तो आपको दिखानी ही है,
उसके अलावा अगर आपका लोन 5 साल के है तो आपको 5 साल की प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखानी होगी। अगर 7 साल का लोन है तो आपको 7 साल की प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखानी होगी। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि हमारे जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है उसमें हमारी सबसे पहले ग्रोस सेल आएगी, डोमेस्टिक कितनी, एक्सपोर्ट कितनी और रेवेन्यू इनकम कितनी है। उसके बाद हमारी जो भी हमें टोटल सेल आएगी, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर हमारा कॉस्ट ऑफ सेल यानी कि हमने जो रॉ मटेरियल कितना कितना यूज़ किया है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है। फिर हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारा जो स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को हम एडजस्ट करने के बाद हमारा ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। तो ग्रोस प्रॉफिट में से हम सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आ जाएगा। और फिर इंटरेस्ट को हम लेस करने के बाद हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ जाएगा। तो फिर हम बाद में हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। इसमें से हमारी जो भी प्रोविज़न होगी इनकम टैक्स की हम लेस कर देंगे, फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद अगर हमने कुछ डिविडेंड पे आउट किया है तो हम डिविडेंड यहाँ से लेस कर देंगे। तो उसके बाद हमारे रिटेन प्रॉफिट आ जाएंगे जो हमारे बैलेंस शीट के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट दिखता है वो इस तरह से आपको दिखेगा। यानी कि एक तरह से आपको जो आपने सेल किया है और आपके जो क्या क्या आपके एक्सपेंसेस हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे और आप क्या प्रॉफिट जो आपने जनरेट किया वो सारा ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में आपका आ जाता है। आपको उससे नेक्स्ट जो हमारा सीएमए डाटा का पार्ट है वो एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। यानी एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट में हमें बैलेंस शीट का एक तरह से एनालिसिस करना होता है कि जैसे कि हमने जो बिजनेस के अंदर हमने पैसा लगा रखा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो फिक्स एसेट में कितना है और हमारा करंट एसेट में कितना है, हमारी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल क्या है और इसके अलावा हमारे क्या क्रेडिटर्स कितने, हमारे जो लायबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, करंट लायबिलिटीज़ क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या है, वो सारा एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट में हम देखते हैं। तो एक बार मैं आपको ये इसका भी दिखा देता हूँ कि आपको एक्चुअली एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट कैसा दिखता है सीएमए डाटा में जब हम बनाते हैं तो कैसा हमें दिखता है। तो ये है एनालिसिस बैलेंस। इसमें भी सेम वैसे ही ये डिपेंड करेगा कि आपको कितने साल का बनाना है। जैसे मैंने बताया कि डिपेंड ऑन लोन्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी दिखाएंगे करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक जो हमने बैंक से बोरिंग ले रखी है, लिमिट से ले रखी है, उसको हम अलग से दिखाएंगे और उसके अलावा जो हमारी अदर करंट लायबिलिटीज़ हैं उसको हम अलग से दिखा देंगे। यानी करंट लायबिलिटीज़ को हम 2 पार्ट में कर देते हैं यहाँ पे, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, प्रोविजन, टैक्सेशन, डिविडेंड पेबल, ये सब अलग से। उसके नीचे फिर हम अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं तो हमारी यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। उसके बाद फिर हम हमारे जो रिजर्व्स हैं उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे शेयर कैपिटल कितनी है, जनरल रिजर्व कितने हैं। तो उसके बाद हम टोटल लायबिलिटीज़ हमारा एक तरह से यहाँ पे टोटल आ जाएगा, जैसे हमारा बैलेंस शीट में टोटल होता है एक तरह से, तो आ जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एसेट की डिटेल दिखाएंगे। सबसे पहले करंट एसेट, उसके बाद फिर नॉन करंट एसेट उसके नीचे। तो इसलिए टोटल एसेट, तो हमारा बैलेंस शीट का ही मतलब टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज ऑफ कोर्स मैच होना चाहिए, जैसे हम बैलेंस शीट में इसको मैच करते हैं। तो सीएमए डाटा के अगर अगले पार्ट की हम बात करें तो उसमें आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। अगर आप कोई भी लोन बैंक के पास लेने जाओगे तो सबसे पहले आपकी वर्किंग कैपिटल को मेन और फोकस में रखेगा, क्योंकि जिस भी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल अच्छी होती है बैंक उसी को ही लोन देने में प्रेफर करते हैं। इसलिए कोई भी बैंकर्स होता है सबसे पहले आपकी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की एक तरह से कंपैरेटिव करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आपके जो सपोज करो कि आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है। यानी आप वर्किंग कैपिटल साइकिल का मतलब है कि आपका बिजनेस कितने दिन में पैसे को जनरेट कर रहा है, यानी कि रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके और सेल करने से डेटर से पैसा आने तक आपका क्या सर्कल है, कितने दिन के अंदर आपका पैसा आ रहा है। तो इसलिए जो भी बैंकर्स होता है वो क्या करता है, सबसे पहले देखता है कि आपकी जो भी आप क्रेडिटर को कितने दिन में पैसा पे आउट कर रहे हो। अगर आप कुछ ज़्यादा दिन लगा रहे हो उसको पे आउट करने में, इसलिए आपकी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो इसलिए और दूसरा आपका डेटर्स का होल्डिंग पीरियड क्या है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड्स क्या है, ये सब मतलब हम इसमें जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट एंड लायबिलिटीज इसमें देखते हैं। ये भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कि आपको दिखता कैसे है। ये हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट एंड लायबिलिटीज। तो इसमें सबसे पहले हम जो हमारा इन्वेंट्रीज है उसको अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, वो एज ए डिपेंड ऑन बिजनेस। तो मेनली दो पार्ट्स तो इसके होंगे, जैसे एक रॉ मटेरियल एक फिनिश गुड्स।
तो हम यही देखेंगे कि हम रॉ मटेरियल के हमारे क्या कितने पेड के हैं, कितनी अमाउंट है और कितने पेड के लिए हम उसे होल्ड रखते हैं। इसको मंथ्स में, डेज में आप निकाल सकते हैं। और इसके अलावा फिर हमारा फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड्स को हम कितनी देर होल्ड करके रखते हैं और कितने यानी मैन्युफैक्चर होने के कितने दिनों तक हम उसे अपने गोडाउन में रखते हैं और कितने दिनों के बाद वो सेल होता है। ऐसे हमारे रिसीवेबल यानी कि डेटर्स, डेटर्स से हमारे पास कितने दिनों के बाद पैसा आ रहा है, और ये सब हम इसमें एनालिसिस करते हैं। और अगर हम बात करें करंट लायबिलिटीज की, करंट लायबिलिटीज में हम देखते हैं कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उसको हम कितने दिन में पैसा दे रहे हैं। तो ये सब हम इस स्टेटमेंट में करते हैं, कोऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट एंड लायबिलिटीज, यानी कि हमारी एक तरह से जो वर्किंग कैपिटल सर्कल है उसका एनालिसिस इसमें किया जाता है। तो सीएमए डाटा का उससे अगला नेक्स्ट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि जिसके लिए पूरी कैलकुलेशन करनी होती है, मतलब कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। इनके जब बैंक आपका सारा डाटा देख लेगा, आपका प्रॉफिट देख लेगा, आपकी बैलेंस शीट देख लेगा, उसके बाद आपकी वर्किंग कैपिटल एनालिसिस कर लेगा, तो लास्ट में वो देखेगा कि आप कितने, मतलब आपका जो आपने प्रपोज किया है, आपने जो रिक्वेस्ट किया है लोन के लिए, उसके लिए आप एक्चुअली में बनता कितना है आपके डाटा के हिसाब से लोन। तो बैंक इसमें इस स्टेटमेंट में आपको मतलब लोन की एक तरह से कैलकुलेशन करेगा कि आपको कितने लिमिट के लिए आप एलिजिबल हो। तो इसके 3 मेथड हैं नॉर्मली सीएमए डाटा के अंदर। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही मेथड बता रहा हूँ, तो वो मेथड मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो ये एक मेथड है, इसमें क्या होता है हमारा, तो सबसे पहले आपको टोटल करंट एसेट कितनी है और करंट लायबिलिटीज कितनी है, उसके बाद आपका यहाँ पे वर्किंग कैपिटल गैप आ जाता है, और उसके बाद फिर आप जो भी आपकी नेट वर्किंग कैपिटल है एक्चुअल प्रोजेक्टेड, वो यहाँ पे आ जाएगी। और जब इसको आप वर्किंग कैपिटल गैप में से नेट वर्किंग कैपिटल को आप माइनस करोगे तो आपका एसेटेड बैंक फाइनेंस यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा आपका जो सेकंड मेथड है वो होता है टर्नओवर मेथड। वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक या बिजनेस टू बिजनेस, वो कितने टाइम से आपके टर्नओवर होने चाहिए उसके हिसाब से कैलकुलेशन करता है, बट वो बहुत कम ज़्यादा यूज में होता है। तो मेनली मेथड हमारा बैंक एसेटेड बैंक फाइनेंस का यही चलता है, यानी कि आपकी जो भी वर्किंग कैपिटल का गैप होता है उसके हिसाब से आपकी मतलब पूरा बैंक फाइनेंस निकाला जाता है। तो उससे अगला नेक्स्ट हमारा आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक्चुअली दिखाया जाता है कि जो बिजनेस है उसने कहाँ कहाँ से पैसा, बिजनेस में कहाँ कहाँ से पैसा आया है फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, और आपने उसे कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज किया है। एक्चुअली फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है उसमें मेनली हमारा देखा जाता है कि जो पैसा हमने प्रॉफिट जो जनरेट किए हैं बिजनेस के अंदर, हमने कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज किए हैं, इनके कितने की फिक्स एसेट हमने परचेज किए हैं, क्या हमने मतलब अपने जो लॉन्ग टर्म लोन्स है कितना उसको रिपेड किया है, वर्किंग कैपिटल में हमारा क्या चेंजेस आए हैं, ये सब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा इसमें देखते हैं। अभी फंड फ्लो स्टेटमेंट जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें सबसे पहले हम अपने सोर्स की बात करते हैं, हमारे पास पैसा कहाँ से है। सबसे पहले मेनली जो हमारा पैसे का आने का सोर्स होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो प्रॉफिट से हमारे पास पैसा आया। उसके अलावा हम डेप्रीशिएशन को इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि डेप्रीशिएशन एक्चुअली हमारा कैश एक्सपेंसेस नहीं होता है, क्योंकि उससे हमारे जो एसेट हैं वो डेप्रीशिएट हो जाते हैं हम, बट उसके लिए हमारा जो कैश होता है किसी को पेमेंट उसकी नहीं करते। इसके अलावा अगर जो शेयर होल्डर है वहाँ से उन्होंने कैपिटल लगाई हो, या उसके अलावा हमने कुछ लॉन्ग टर्म लोन लिए हो, या कुछ फिक्स एसेट सेल किए हो, तो सारा यहाँ पे हमारे सोर्स में आ जाएंगे। तो दूसरा पार्ट होता है इसका यूजेस, यानी यूजेस पैसा गया कहाँ है, अगर लॉस हो गए तो वहाँ पे आपका पैसा निकल गया, कुछ फिक्स एसेट आपने नहीं परचेज किए हैं, या फिर कुछ आपने लोन्स की पेमेंट कर दिया, डिविडेंड पेमेंट कर दिए। उसके अलावा आपका जो भी वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंज आया है वो सारा आपको यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। तो यानी कि मेनली हमें जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो हमें ये बताता है कि आपने कहाँ से बिजनेस के अंदर पैसा आया, यानी कहाँ से क्या बिजनेस के सोर्स है और उसने कहाँ पे उसको यूटिलाइज किया है। सीएमए डाटा का नेक्स्ट पार्ट है रेशो एनालिसिस। इस स्टेटमेंट में एक्चुअली जो बिजनेस के फाइनेंशियल रेशो हैं उसको वो एक तरह से इंडिकेटर का काम करते हैं। जब भी आप बैंकर के पास सीएमए डाटा लेके जाओगे तो आपकी फाइनेंशियल रेशो को देख के बता देगा कि आपके बिजनेस की पोजीशन कैसी है, यानी कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। सपोज अगर आपकी जो करंट रेशो है 1 से कम है तो
तभी वो बता देगा कि नहीं से आपके बिजनेस में तो वर्किंग कैपिटल है ही नहीं है, हम किसको फाइनेंस करें। तो हमको तो लोन दे ही नहीं सकते। अगर हमने या फिर हम आपको कोई टर्म लोन दे दिया है, तब उसका आप जो इंटरेस्ट है या फिर उसकी जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की इतनी शॉर्ट है। तो इसलिए कुछ रेशोज़ हमें वहाँ पे निकाल के देनी होती हैं, और हमें जब हम सीएमए डाटा प्रिपेयर करते हैं तो एक खास ध्यान में रखना होता है इस रेशोज़ का। जैसे डेट टू इक्विटी रेशो है, वो ज़्यादा हाई नहीं है, यानी ऑलरेडी अपने इतने ज़्यादा लोन रखे हैं कि अपनी इक्विटी से ज़्यादा कई टाइम से ज़्यादा लोन ले रखे हैं। और DSCR रेशोज़ हैं, यानी कि उससे पता लगता है कि आप जो प्रॉफिट्स कमाओगे क्या उससे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की पेमेंट कर पाओगे। तो ये सारी रेशोज़ हमें सीएमए डाटा बनाते हुए ध्यान में रखनी होती है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम सीएमए डाटा एक्चुअली प्रैक्टिकली बैलेंस शीट से कैसे बनाते हैं, कैसे प्रोजेक्शंस हम उसके लेते हैं, और हम सारा नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ओके दोस्तों।